बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौरगांवकर जी सब हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी के व्यूअर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। सब्सक्रिप्शन फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म वीटो, और वीटो आपके फोन में, आपकी टीवी में नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए तुरंत। आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म वीटो को डेविस कप 2026 के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स मिले हैं और इसे अब भारतीय दर्शक अपने घरों में परिवार के साथ बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं। ओटीटी इकोसिस्टम लगातार बदल रहा है। आज दर्शकों में सिर्फ ऑन डिमांड कंटेंट ही नहीं, लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स का भी क्रेज है और वीटो न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, किड्स कंटेंट के साथ लाइव स्पोर्ट्स को जोड़कर भारतीय दर्शकों के एक्सपीरियंस को बदल रहा है। वीटो की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन जी ने कहा है कि डेविस कप टेनिस का वर्ल्ड कप है और भारतीय दर्शकों तक इसे पहुंचाना वीटो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देश टीम को चीयर करने के लिए तैयार है और बिना सब्सक्रिप्शन के दर्शक डेविस कप देख सकेंगे वीटो पर। वीटो की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय परिवार एक साथ बैठकर टीवी पर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाए। अब वीटो और डेविस कप के बारे में और आपको और बताएंगे इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीर राजगुरु जी। समीर, शुक्रिया सौरभ। और एक बहुत ही बड़ी खबर है ये हिंदुस्तान के लिए और भारत के हर फैन के लिए। और हर कोई जो ये सोच रहा था कि न्यूज चैनल में सिर्फ न्यूज मिलता है, लेकिन नहीं, इंडिया टीवी के वीटो ऐप जो एक ऐसा ऐप है जिसमें हर तरह के एंटरटेनमेंट की बात करें, न्यूज की बात करें, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, हर जो है ना मैदान से जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। एक अपने आप में कंप्लीट ऐप है। वीटो ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वीटो ऐप आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, जो आप सौरभ बता चुके हैं। लेकिन डेविस कप की अगर मैं बात करूं, डेविस कप एक ऐसा टूर्नामेंट है टेनिस की दुनिया का जिसको वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस कहा जाता है। 1900 में शुरू हुआ था, तो यानी कि करीब 126 साल पुराना टूर्नामेंट है और बहुत ही रेप्यूटेड टूर्नामेंट है। और इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हिंदुस्तान के और पूरे वर्ल्ड के जो भी मैचेस होने वाले हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के फैंस हैं और जो भी टेनिस से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि पूरे मैचेस आप वीटो ऐप में लाइव देख सकते हैं। इंग्लिश स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो हिंदी स्ट्रीमिंग हो, अलग अलग लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं। तो वीटो ऐप में आपको कंप्लीट पूरा का पूरा जो है ना वीटो ऐप में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि सौरभ आपने बताया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीटो की, उन्होंने रितु धवन, उन्होंने ये भी कहा है कि ये वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस है। उन्होंने एक बात और कही है जिसको मुझे बहुत अच्छी लगी है लाइन में, इससे पहले की सारी बातें कहूँ, फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो फैंस के लिए स्पोर्ट्स तो लेके आ ही रही है, लेकिन when nation is ready to cheer, every cheer matter। और वीटो इस चीयर में आपके साथ है कि आप चीयर कर सके अपनी टीम को। चलिए थोड़ा सा मैच के बारे में बता दूं। डेविस कप का जो पहला राउंड था वो भारत ने जीता है नीदरलैंड्स के खिलाफ, और वो मैच आपने बेंगलुरु में नीदरलैंड्स को पटका है, जो कि बहुत ही मजबूत टीम थी। और इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया, जिसमें सुमित नागल है जो कि फ्रेंच ओपन खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल चुके हैं, विंबलडन खेल चुके हैं, उनके साथ यूकी भामरी है जो सारे ग्रैंड स्लैम्स खेल चुके हैं और डबल्स के बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं। उनकी दोनों बहनें भी बहुत, सना भामरी है, अंकिता भामरी की बात करें जो बिली जीन कप और भारत के अलग अलग टूर्नामेंट से बहुत नाम कमाया है, उन्होंने उनके छोटे भाई हैं यूकी भामरी। तो बहुत सॉलिड टीम है। वीटो में आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले बता दूं कि जो क्वालिफायर सेकंड राउंड है उसमें 14 देश, 14 नेशंस, 35 मैचेस देखने को मिलेंगे सेकंड राउंड, जो कि सितंबर में होगा। सारे डेट्स और सारे अपडेट्स हम आपको इंडिया टीवी पर लगातार बताते रहेंगे। और वीटो ऐप को आप डाउनलोड करें, उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे टेनिस के। और 14 देश, 35 मैचेस, 35 मैचेस क्वालिफायर्स के सेकंड राउंड में। और भारत का जो सेकंड राउंड मैच है वो साउथ कोरिया में खेला जाएगा, साउथ कोरिया के अगेंस्ट। और साउथ कोरिया से जैसे ही आप ये मुकाबला जीतेंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया जीतेगी, टीम इंडिया जो है जो सुपर 8 जिसको कहते हैं, 8 टीम के उसमें क्वालिफाई करेंगे, जिसमें 21 मैचेस होंगे। और इसका फाइनल इटली में सितंबर में खेला जाएगा। और इसमें टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है, और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, चौथी बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी। और हमें मालूम है भारत की, अगर हम विरासत की बात करें टेनिस की, तो चाहे रामानाथन कृष्णन हो, विजय अमृतराज हो, रमेश कृष्णन हो, और फिर लियांडर पेस, महेश भूपति, लाजवाब उन्होंने टेनिस के परचम को लहराया। और उसके बाद हम बात करें सोमदेव बर्मन की, और उसके बाद यूकी भामरी, और बिल्कुल समीप। तो ये वीटो ऐप सौरभ, ये अब डाउनलोड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इसमें लाइव स्पोर्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। लाइव स्पोर्ट्स, और वो भी इंटरनेशनल डेविस कप। बेहतरीन। बहुत शुक्रिया समीप राजगुरु आपका।
तो जितनी बार सभी ने दोहराया मैं भी दोहराता हूँ, वीटो ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको एक बहुत अलग और एक एक्साइटिंग अनुभव देने की कोशिश की हमने। इसके लिए मुबारकबाद देना बहुत शुक्रिया सर, चाहिए। हमने डाउनलोड कर लिया बड़ा काम एक तरह से सर, डाउनलोड के लिए लगा दिया मैंने। अरे वाह सर, बिल्कुल ये काम आपने किया ना, बाकी मेरा चेक नहीं करने सुनते डाउनलोड करने लगा दिया। वीटो है कि नहीं उसमें, नहीं बट ऑन सीरियस नोट उसको अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। सब्सक्रिप्शन फ्री है, टीवी पे डाउनलोड न्यूज, करें, वही एंटरटेनमेंट, किड्स के लिए, म्यूजिक के लिए, फिल्मों के लिए, आपकी रुचि जिस भी जगत में है वो उससे जुड़ा कंटेंट आपको वीटो पर जरूर मिलेगा। तो प्लीज एक्सपीरियंस कीजिए इसको एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी। इनफैक्ट एसआईटी की रिपोर्ट दे दी गई है प्रशासन की तरफ से ट्रस्ट को। अब इस मामले में खबर यह आई है कि चंपत राय जी जो कि महासचिव थे और उनके नीचे अनिल मिश्रा जी, इन्हीं दोनों नामों को लेकर के विवाद था ना कि इनको क्यों नहीं पता चला तो एफआईआर क्यों नहीं कराई। सूत्रों के मुताबिक इनको क्लीन चिट मिल गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को बड़ी राहत की खबर है। एसआईटी ने दोनों को इस मामले में बरी सा कर दिया है और एसआईटी की इस रिपोर्ट में जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली, वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को ही दोषी बताया गया है। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को दी है। इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का अनुरोध किया था। जांच टीम ने कई लोगों से पूछताछ की थी और अब अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार नहीं माना गया। तो 2 बातें आई, अनिल मिश्रा और चंपत राय जिम्मेदार नहीं थे और उन 8 के अलावा भी कोई और नाम नहीं आया। यही 8 ही नाम है रिपोर्ट के अंदर। तो मतलब यही मैटर एंड्स। इस पे तो विजय जी को अब बोलना चाहिए। बहुत मेहनत मेरे ख्याल से ट्रस्ट ने की है, क्योंकि ट्रस्ट ने ही पहले चंपत राय जी जब चोरी का मामला आया तो खुद ही चले गए थे बिना पुलिस के। फिर ट्रस्ट ने ही देखिए आप उस जांच के लिए एसआईटी की मांग की, फिर ट्रस्ट ने वो रिपोर्ट बनाई जो एसआईटी को दी। अब एसआईटी ने वो रिपोर्ट ट्रस्ट को दे दी है। ठीक है। और इसमें पहले दिन भी था कि चंपत राय जी नहीं है। सौरभ आप मुस्कुरा रहे हैं विजय मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा था, मैं और इसको आखिरी बार कब संतुष्ट हुए थे विजय जी? नहीं, नहीं मैं नहीं सौरभ, एक लाइन बोल रहा हूँ। अरे फिर एक सेकंड बोल तो एक लाइन तो बोलने दीजिए ना, फिर आप पूरा बोलिएगा। एक लाइन में क्यों? बोल दे लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आरोप इस ऐसे मत लगाया कीजिए। एसआईटी नहीं, मैं आरोप उस पर नहीं, मैं तो एसआईटी की बात कर रहा हूँ। आपने एसआईटी इतना गलत बयान किया कि इस एसआईटी की रिपोर्ट आपने आपके आप खिलाफ ही बोलिए। एफआईआर हो सकती है। आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट ने तैयार किया है। आप ये आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यही एफिडेविट आप देने जाएंगे? आप पूरा बोल लीजिए ना, आपको बोलिए। नहीं नहीं, अब आप बोलिए। हो गई बात। हाँ, एसआईटी पर कितना भरोसा है ये इससे पता पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी को बदल दिया और कहा कि भाई ये एसआईटी क्या है, जिसमें जो लोग होने चाहिए, स्पेसिफिक लोग जो इस मामले की जांच कर सकते हैं, एक्सपर्ट होने चाहिए, वो लोग ही नहीं है। तो अभी एसआईटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को शामिल किया, शामिल तो सरकार ने किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन लोगों को शामिल किया गया उसके बाद वो रिपोर्ट भी जल्द मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। उस रिपोर्ट पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इस रिपोर्ट पर मैं उस तरह इस रिपोर्ट में कोई मायने नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, मैं तो कहा हूं सर, मैं बहुत छोटा अभी तो हम ही इसी की बात कर रहे हैं ना। आपके लिए इसके कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो मैं उसके लिए विशेष महत्व मेरे लिए उसका नहीं है। इंतजार करेंगे सर लेकिन हाँ, और उसका कौन इंतजार सा करें। और कौन सा तरीका होगा? मैं मतलब सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। अगर एसआईटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानेंगे, क्या कोई और ऐसी रिपोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी रिपोर्ट करवाई है, कोई ऐसी जांच समिति बना दी है? अभी तो जिसमें- आई रिपोर्ट नहीं बनाई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब अगर आज की ये रिपोर्ट है तो आज आपको तो ये कहना चाहिए ना कि ये रिपोर्ट आई तो आज हम इस पर मानते हैं, कल को जो दूसरी आएगी उस पर मानेंगे। जांच तो ऐसे ही चलती है और जांच रिपोर्ट को अगर हम सिर्फ इसलिए खारिज कर दें कि फिर वही बात हो गई कि योगी जी की सरकार है तो इसलिए हम उसको खारिज कर दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जांच रिपोर्ट के SIT बाद रिपोर्ट यदि तो सर वही सुप्रीम बात कोर्ट हुई। फैसला करता सर ये ऐसा ही है जैसे आपको सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है ना SIT झारखंड में। नहीं नहीं, इसमें सर, फर्क ऐसा ही है, है ये। इसमें मैं फर्क फिर है कह रहा सर। हूं। एक बात तो सुनिए, सीबीआई करा लें, जो कराना नहीं, कराएं, मैं कह रहा सुप्रीम हूं, कोर्ट तो इसमें आ ही फर्क गया है। है। जांच लेकिन रिपोर्ट- किसी जांच रिपोर्ट को खारिज कर देना और कहना नहीं, कि ये ट्रस्ट क्या- ने बना कर दिया, ये मैं ठीक नहीं मानता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जांच रिपोर्ट अगर केवल एसआईटी की आती तो हम कहते कि आज तक का स्थिति यह है, इसको हम मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी को नहीं माना। ये खबर मैं जो बता था सर ने दी मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उन्होंने एसआईटी बनाई है उसकी तार्किक जांच निष्कर्ष तक जल्दी पहुंचाइए। चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा है और सीलबंद लिफाफे में हमको दीजिए। हाँ, तो मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट, चलिए सर एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले, बहरहाल। नहीं, इसको समझिए, फर्क है।
एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है तो हम कहते हैं सर ये जांच आ गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो ये कहना चाह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट इस रिपोर्ट से भिन्न होती है, अलग होती है, तो हम ये कहें ना कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब करेंगे। नहीं है। तो ये हम मान लें कि वो भिन्न नहीं है, मैं कह रहा हूं, आज तो हमारे सामने तो यही है आज ना। तो आज की रिपोर्ट के हिसाब से तो ये है कि चंपत राय जी के साथ और मिश्रा जी के साथ बहुत अन्याय किया है ट्रस्ट ने, उनका इस्तीफा लिया। मैं उनके साथ हूं, चंपत राय जी के साथ मेरी सद्भावना सर है। लेकिन आप हमेशा रहिएगा, तंज में मत रहिएगा। नहीं तंज में नहीं, मैं आप सद्भावना के हमेशा साथ रहिएगा। नहीं 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 तंज क्या होता है इसमें? नहीं, सद्भावना जो आपको मेरे ऊपर शक हो रहा चलें है? सर चलें। देखिए, एक लाइन बोलने दीजिए। बहुत गंभीर आरोप लगाया है विजय जी ने। विजय जी ने जो कहा वो ये कहा कि ये जो रिपोर्ट एसआईटी ने बनाया, उस एसआईटी ने नहीं बनाया है, ये ट्रस्ट ने बना करके एसआईटी को दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तंज था कहा सर, वो कि- तंज था। सुनिए तो सही। और उस एसआईटी ने ट्रस्ट के द्वारा बनाए हुए रिपोर्ट को ट्रस्ट को लौटा दिया, बस इतनी सी बात है। आप इसमें तो सहमत हैं मेरे से कि चंपत राय जी के साथ और नहीं। मिश्रा जी के साथ, अनिल मिश्रा जी के साथ अन्याय किया ट्रस्ट ने? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत। आप मतलब ट्रस्ट एसआईटी की सर, रिपोर्ट को नहीं बिल्कुल मानते? सहमत नहीं हूं। आप एसआईटी की रिपोर्ट को नहीं मानते? नहीं, मैं एसआईटी की रिपोर्ट को एसआईटी अभी रिपोर्ट तत्काल के में बाद तो SIT की चंपत राय रिपोर्ट जी और को ही अनिल मान रहा मिश्रा हूं। के साथ अन्याय हुआ। सर वही मैं कह रहा हूं कि आप उस समय भी तंज कर रहे थे, अभी भी तंज नहीं, कर तंज रहे नहीं हैं। कर रहा, मैं पूछ रहा हूं जब एसआईटी की रिपोर्ट या तो हम सर, आज माने दो बात में या कहना नहीं माने। सर आप कह रहे हैं, सर आगे बढ़ना, बहुत खबरें उस हैं। समय तो आप भी हो कह गया रहे थे ना? कि इस्तीफा हो गया। हो विजय जाना जी को चाहिए। नहीं है भरोसा इस रिपोर्ट पर, सीधी सी बात है, एक लाइन की क्या इसी को नहीं पार हो रहा खत्म बात, इसमें कह क्या रहे हो हैं, गया? उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट वाली मानेंगे। चलिए अब जब आएगी तब देखेंगे। एक बड़ी खबर, हाँ ये एक्चुअली खबर कल की है, लेकिन खबर है बहुत बड़ी। E20 पेट्रोल को लेकर के कल एक अखबार में एक लेख लिखा गया जिसने काफी तूफान मचाया हुआ है। अब ये किसने ये लेख लिखा था मैं आपको बताता हूं। ये लेख जो है वो लिखा गया है भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार, मतलब इकोनॉमिक मैटर्स पर सरकार का सबसे बड़ा एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। एक व्यक्ति और है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये लिखा है, आकाश पुजारी हैं, ये भी कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, सलाहकार ही हुए। और ये कह रहे हैं अपने लेख में कि सरकार को E20 पेट्रोल के साथ जो खास तौर पर टू व्हीलर्स, करोड़ों टू व्हीलर जो E20 के लिए नहीं बने, जो पहले निर्मित हुए हैं, उनको E10 का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वो साथ में ये कह रहे हैं कि इन स्कूटरों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में कोई बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है। वही 3 से 6% में माइलेज डाउन होता है, थोड़ी बहुत अंदर रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, वो भी यही कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम दाम में, पैसे में ये ठीक भी कराए जा सकते हैं, इक्विप किया जा सकता है E20 के लिए। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट कुछ और है, क्यों E10 दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा पहले हमें बहस ये करनी है कि हमें कितना एथेनॉल बनाना है देश में। ब्लेंडिंग का 50% कर लो, किया हुआ है विदेशों में लोगों ने, लेकिन क्या वो हमारे लिए ठीक है? उनका आर्ग्यूमेंट वहां है। और वो कह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं करना चाहता कि हमारा इंपोर्ट बिल इतना है तो उसको कम करने के लिए हमें इतने एथेनॉल की जरूरत है। बोले ये बहस ही गलत है। क्या हम इतना एथेनॉल बनाना चाहते हैं? उसकी और कॉस्ट क्या है? उन्होंने कहा एथेनॉल आप कहां से बनाते हो? इथेनॉल आप गन्ने से बनाते हो, आप मक्के से बनाते हो, और जो ग्रेन्स होते हैं उससे बनाते हो, चावल से बनाते हो। ठीक। उनका ज्यादा फोकस था दाने पर, ग्रेन्स पर, खासकर मक्के पर। उन्होंने कहा कि ये आप मक्के की जरूरत को समझिए ना। आज मक्का जितना उगता है, और या बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे चीनी, शुगर केन है, गन्ना है, अभी सरकार ने एथेनॉल के लिए गन्ना दिए जाने पर फिलहाल एक रोक लगाई है, अभी अगले कुछ महीनों के लिए, शायद चीनी की कमी ना हो जाए देश में, सितंबर तक चीनी के दाम ना बढ़ जाएं, क्योंकि उसी गन्ने से चीनी बनती है, उसी गन्ने से एथेनॉल बनाते हो आप। एथेनॉल बनाने के लिए अगर आप वो मक्के का इस्तेमाल करोगे तो मक्के का और उपयोग जो होता है वहां के लिए मक्के की कमी हो जाएगी। और फिर उनका आर्गुमेंट यह है कि ये इतने बड़े पॉलिसी डिसीजन है कि रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इससे आप क्रॉप पैटर्न डेवलप कर रहे हो, नया क्रॉप पैटर्न डेवलप कर रहे हो। और एक बार ब्लेंडिंग शुरू कर दी तो ब्लेंडिंग यूं ही नहीं रुक जाएगी ना। अब देश में अगर 1 लीटर में 20% एथेनॉल मिलाना है तो मिलाना है, उतना एथेनॉल तो चाहिए ही चाहिए। फिर उस दिन कम हो गया तो वो पूरा इकोसिस्टम वैसा तैयार हो जाएगा, वो वापस नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं इसकी कॉस्ट पहले चेक कीजिए कि देश के ऊपर और कॉस्ट कितनी है इसकी। तो बोलिए आप सर। देखिए, मुझे लगता है कहानी कुर्सी के दर्शक ठीक यही बात जो आज वी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं, इसको बहुत बार सुन चुके हैं। और मैं इस पर बात करते हुए एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता।
और मैंने ये भी कहा था कि धान हो, दूसरी ऐसी फसलें हो, उन उपजों को उपजाने में जो पानी लगता है, जो एक इकोलॉजी तैयार होती है, जो पर्यावरण संतुलन होता है, उस सब की रिपोर्ट कहां है? ये कहने से नहीं चलेगा कि यूपीए शासन काल में ही ये शुरू हो गया था। ये कहने से नहीं चलेगा कि हमने देखो कर दिया, हमारा आयात बिल कम हुआ। आयात बिल कम हुआ तो क्या हम उससे यहां लंबे समय तक सस्टेन करने की स्थिति में? क्या वी अनंत नागेश्वरन वही कह रहे हैं जो कोई भी थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र और समाज आप तो इस मत के पहले भी रहे। मुझे ये बताइए कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के लिखने का क्या मतलब है? ये कोई हिंट है क्या कि सरकार इस पर रीथिंक कर सकती है, या इसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अगर लिखा है जानते हुए पोस्ट पे और लिखा है तो वो जानते हुए कि मैं लिखूंगा तो इसकी चर्चा होगी। और मुझे लगता है सरकार को ये सच करने वाला है पूरी तरीके से कि आपका चीफ एडवाइजर अगर इस तरीके से कह रहा है तो सरकार की पॉलिसी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भाई आप इस पर विचार कीजिए, इसको कब तक करना है, किस तरीके से करना है, और क्या इसको आप पैटर्न डेवलप करके चलोगे या इसको E20 से F30 40 पे जाओगे? नहीं, वो उन्होंने कहा वो तो आगे तो बिल्कुल नहीं करना लेकिन अगर E20 पे भी अगर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, E10 का भी ऑप्शन उपलब्ध कराने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है। अब सरकार को उनकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यही बात क्या उन्होंने सरकार से बंद दरवाजे की मीटिंग में रखी थी? सार्वजनिक उनको क्यों कहना पड़ा? या तो बंद दरवाजे में उन्होंने सरकार को कई बार इसको लेकर सलाह दी होगी, सरकार ने सुनी नहीं होगी, तो अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अखबार में लेख लिखकर अपनी बात को सार्वजनिक किया है। ये भी बात होगी। तो क्या सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही थी? उनकी बात को इग्नोर किया गया, तब उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक कहा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार के लिए ये एक परेशानी का सबब उन्होंने खड़ा अब जैसे उन्होंने कहा कि अब ये जो दाना है ये पोल्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, ये एनिमल फीड भी है, इसी से आपको एथेनॉल भी बनाना है। अब अगर एथेनॉल में जाएगा दाना तो पोल्ट्री के लिए कम पड़ेगा, तो पोल्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब वो कह रहे हैं ये सब एक साइकिल रिलेटेड है। एक जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि भाई जो आप बार बार कहते हैं कि इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा कम हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि ये 3 से 4% इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। बहुत हम नॉमिनल हम उससे कह सकते हैं। जो अभी जो इंपोर्ट बिल आ रहा है उस पर 3-4% बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई ये तर्क नहीं बनता है। मुझे लगता है कि दो बातें यहां से निकल करके आ रही। एक, या तो प्रधानमंत्री के स्तर पर बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के या बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के ये लेख नहीं लिखा गया होगा, या उन्होंने तय कर लिया होगा कि भाई नहीं, हमको प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो बाहर तो बोलना ही है। तो ऐसा हिम्मत तो दिखा नहीं सकते हैं। और ऐसा हिम्मत दिखाने का मतलब है कि फिर आपको देखिए आगे क्या होता है। समीर जी, अगली खबर की तरफ आपका ध्यान दिला रहा था मैं। अगली खबर जो है, क्योंकि इस पर कल होम मिनिस्टर ने एक पोस्ट किया है, तो और क्योंकि वो अब एक पोस्ट से सब समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी खबर है, लेकिन अगर गृहमंत्री अमित शाह अपने हैंडल से कोई खबर देते हैं तो मतलब वो बड़ी खबर होगी। उन्होंने ये लिखा कि हमारी सुरक्षा बलों ने, हमारी एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े आतंकी संगठन पर एक्शन किया। कितना बड़ा एक्शन है ये समझिए आप। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ISI से जुड़े आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त किया, यह होम मिनिस्टर ने बताया। 14 राज्यों में संयुक्त कार्रवाई हुई। 250 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं इसके अंदर, जो भारत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाना चाहते थे। 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग में एक ही दिन में यह ऑपरेशन चलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी डिटेल दी है कि ISI से फंडिंग होने वाले इस समूह से जुड़े हुए भारत में सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं। ये इनके पास से IEDs मतलब बम बरामद हुए, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए, पिस्तौलें मिली, जिंदा कारतूस मिले, और तो और इन्होंने जासूसी करने के लिए हमारे सिक्योरिटी संस्थानों के ऊपर, हमारे धार्मिक स्थानों के बाहर CCTV कैमरे फिट कर दिए थे, जिसकी फीड ये पाकिस्तान भेजते थे। और ये सब ISI से रिलेटेड है। शहजाद भट्टी गैंगस्टर हुआ करता था, अभी ISI से मिलके टेरर नेटवर्क इसने भारत के अंदर पैदा कर लिया था। आप सोचिए कि इससे इतने लोग जुड़े हुए थे और एक दिन में संगठित कार्रवाई करके, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करके इतने राज्यों की पुलिस ने और इतनी सारी एजेंसियों ने मिलकर 250 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। तो सर कितनी बड़ी साजिश होगी ये। सर अब अजीत डोभाल क्यों जरूरी है देश के लिए? या अजीत डोभाल जिस तरीके से काम करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं उनको, और ये तीनों का नेटवर्क टीम वर्क जिस तरीके से काम करता है, उसका ये परिणाम कि देखिए अमित शाह जी ने गृह मंत्री रहते, अजीत डोभाल के देखरेख में जो एजेंसी से बात की, गृह मंत्रालय ने जो सपोर्ट दिया, उसके बाद ये भट्टी का जो आतंकवाद गिरोह का इनका जो था,
जो देश के अंदर अराजक स्थिति और बम विस्फोट की प्लानिंग कर रहा था, किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उसको आइडेंटिफाइड किया और खत्म किया। तमाम राज्यों के सरकारों के साथ जो कोऑर्डिनेशन किया, इसके अंदर जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इसमें पंजाब की भी सरकार होगी, तमाम विपक्षी दलों की सरकार होगी, डिटेल है किस राज्य से बिल्कुल जिसके साथ क्या, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से गृह मंत्रालय काम कर रहा है, और अजीत डोभाल जिस तरीके से इंटेलिजेंस के चीफ के साथ मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, रात की 2:30-3 बजे तक बैठक करते हैं, अमित शाह सुबह 4 बजे बैठक लेते हैं, सुबह 3 बजे उनसे अपडेट लेते हैं पूरा क्या हो रहा है, 24 घंटे जिस तरीके से इसके अंदर ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही, देखिए किस राज्य के कितने लोग पकड़े गए, वो इंटरेस्टिंग है डेटा। जी सर। तो ये बता रहा है कि मतलब अब गृह मंत्रालय किस तरीके से कर रहा है। तब इसी कारण आप देखिए 2014 के बाद एक भी बड़ा आतंकवादी हमला इस देश में नहीं हुआ है, जो पहले जगह जगह में जब बम विस्फोट सुनने को मिलते थे, 2014 के बाद हमें देखने को मिला। और वहां पर जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कोई ऐसी गतिविधि देखने को मिली। तो अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, हाँ देखिए ना, पूरा पूरे भारत में कितने राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे ज्यादा लेकिन यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, यहां से सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, ये 4। मजेदार बात है कि जो हम उम्मीदें थी कि महाराष्ट्र में भी होगा उतना ही, गुजरात तो मैं नहीं मान रहा था, लेकिन केरला से शायद 3 ही है या 4 है। तो मतलब ये कि नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लोग मिले हैं, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मिले हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते एक खबर, ये बड़ी खबर थी, हमको पहले इसको लेना चाहिए था, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला, और एक पूरा जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, नेटवर्क को खत्म किया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या करते हैं, यही करते हैं। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था। कल मैं उस खबर को देख रहा था, कई बार होता बहुत सारी बातें भूल जाते, जैसे नागेश्वरन की भी खबर मैंने देखी थी कि वो किस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी, हमको इस पर ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए थी कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से पूरा देश जब एकजुट होता है, सारी एजेंसियां, तब वो इस तरह का काम होता है। और इसके लिए क्रेडिट भी देनी चाहिए होम मिनिस्ट्री को, और जो लोग टीम में इसमें लगे हैं उसके लिए भी बोलना चाहिए। चलें सर, एक खबर आज जो ट्रंप साहब ने दी उसकी बात कर लें। ट्रंप ने भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ में एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके भारत में चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से, मतलब ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका के प्रशासन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ ये बिना फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो जाता है। हमारे तो हर आदमी के पास फोटो आईडी होता है जो वोट डालने जाता है। तो ट्रंप ने कहा कि भारत में जो आम चुनाव हुआ पिछला, उसमें 64 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट डाला, और इसमें से केवल 1% से कम लोगों ने वाया पोस्ट, डाक के जरिए अपना वोट दिया था, जिसे हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पहचान पत्र, आईडी, फोटो वाली आईडी दिखा के वोट डाला। हमारे पास तो एक के पास भी नहीं है फोटो आईडी। तो वो तारीफ कर रहे हैं कि देखो भारत में ऐसा होता है। नहीं, देखिए मैं तो इसको एक लाइन में यही कहूंगा कि जब किसी कालखंड में किसी देश की स्थिति बदलती है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, यानी उसको लीडरशिप पोजीशन पर रखते हैं। और ये आज हम इसको इस बात पर नहीं कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी का नाम लेकर हमारे चुनाव आयोग का, हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम, उसको लेकर कहा है। हमने जब कोविन को लेकर पोर्टल बनाया था तब दुनिया ने ये देखा था, वहां कागज का लेके घूमते थे। हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर कहीं भी आपको जाना है तो डिजिटल था, डिजिटल दिखा दीजिए। हम एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में, हम चीजों को बेहतर तरीके से करने के मामले में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। अब इसको कोई मतलब माने या ना माने, लेकिन दुनिया इसको स्वीकार। आप ये ऐसे इधर करके क्यों बोल रहे थे? नहीं, कोई माने या ना माने, इसका ऐसे वो भी इधर मुंह करके बोल लेंगे क्या मतलब? नहीं सर, इसका टीएन शेषन का आपके पास ब्रेक में समय है अभी, इसका क्रेडिट तो मैं फिर सर इसका क्रेडिट टीएन शेषन को दे देना चाहिए। लेकिन एक चीज पूछते हैं, दो दर्शक पूछते हैं कि आपके पैनल में कोई शहरी नक्सल हैं? इलेक्टोरल सिस्टम मैं कह देता हूं विजय जी की का जो तरफ सबसे इशारा कर देता हूं। मजबूत जो है देश का इलेक्टोरल सिस्टम रहा है, और जो ज्ञानेश कुमार भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग नहीं है, उनको आप अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो गड़बड़ियाँ की जाए उन पर सवाल ना हो। ये दो अलग अलग चीज़ में हमेशा दो एक्सट्रीम्स को ये रखें कि नहीं अब वो तो बिल्कुल ही वो हो रहा है, तो लेकिन जो गड़बड़ियाँ होती है उस पर भी सवाल होने चाहिए। ट्रंप साहब ने तारीफ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानेश कुमार जी पर सवाल नहीं करेंगे। वो एक बड़ी बेसिक चीज क्यों इशारा कर रहे हैं? ट्रंप साहब ने तारीफ नहीं की, फिर मैं इसको करेक्ट करूं। ट्रंप साहब ने तारीफ नहीं की, अमेरिका एस्पायर कर रहा है इसको।
आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखिए। अमेरिका ये आकांक्षा रख रहा है कि हम भारत के चुनाव आयोग जैसे हो जाएं, इलेक्टोरल सिस्टम से सीखना चाह रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 40 साल से है ये सिस्टम हमारे यहाँ। हाँ हाँ, ये बात सही है कि नहीं, हाँ, लेकिन ये आज मैं नहीं कह रहा हुआ हूं खड़ा। 40 साल से जो कितना system है, शेषन जी को उसने क्रेडिट हमारा देना improve किया।